हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम अपने YouTube चैनल पर आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रत्येक क्लास को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्रत्येक क्लास को अच्छे से भाई आपको देखना है और लगाना है, निश्चित ही जो सफलता मिल जाएगी। आज की क्लास में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें जीके जीएस प्लस करंट के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखना है कि कौन सा कीटाहारी पादप है। पेशन फ्लावर पादप दिया गया है, घटपर्णी दिया गया है, रात की रानी नाइट क्वीन दिया गया है, फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट दिया गया है। ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है घटपर्णी। घटपर्णी जिन्हें हम पीचर प्लांट कहते हैं, पीचर प्लांट, ये वो पौधे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों का भक्षण ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी यह प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपको केवल उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है जो हमसे आता है मिलान वाले प्रश्न में। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है, ए का 4 आएगा, तो ए का 4 ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विकल्प हो चुका है। केवल एक ही पॉइंट से आंसर हमको मिल चुका है, परंतु हमें अन्य पॉइंटों को भी ध्यान से लगाना है। दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, दीवाने हिंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, दीवाने वराजत वित्तीय मामला से संबंधित है। देखिए एक बेहतरीन प्रश्न है, जो उचित पॉइंट लगे उसको नोट अवश्य कर लेना है। दीवाने हिंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2028 तक और वर्ष 2032 तक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, वर्ष 2028 तक। किसने रखा है? प्रश्न देखिए किसी भी तरीके से बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसको कहूँगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य किस राज्य सरकार ने रखा है? तो राइट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी कि इस प्रश्न के 2 पॉइंट बन सकते हैं और आराम से प्रश्न जो बन सकता है। एक अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इटावा। याद रखना है इमदाद खानी घराना, ई से याद रखना है इटावा। इमदाद खानी घराने का संबंध जो है इटावा से है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से समृद्ध है? तो आसान है, अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पत्र जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न पत्र बनता है, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को लगाना होता है। भारत की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। तो देखना है सिर्फ कथन एक सही है, सिर्फ कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, कोई कथन सही नहीं है।
तो ऑप्शन सी चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, हम सब जानते हैं, और एशिया महाद्वीप में भी है दक्षिण एशियाई देश है। आप देखते होंगे ये मानचित्र है एशिया का, इस प्रकार बना देता हूँ हल्का सा, और यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर अपना देश है भारत, तो ये एशिया के दक्षिण में है। और दूसरा कथन में कहा गया है ये हिंद महासागर के उत्तर में है। तो भारत जो है इसके जस्ट नीचे, तो भारत के जस्ट नीचे कौन सा सागर है? हिंद महासागर है, हम सभी जानते हैं। तो हिंद महासागर के तो उत्तर में है भारत, और एशिया के दक्षिण में है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मिलान संबंधी यह प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ हमको मिलान करना है। भारत के जलप्रपात और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। यदि आपने 2021 का प्रश्न पत्र देखा होगा तो वहाँ पर जो है भारत के जलप्रपात से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और नेक्स्ट परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है प्रश्न। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह गोवा राज्य में है। ए का 4 आएगा, ए का 4 ऑप्शन बी और डी में है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद में बरकाना, याद कीजिए यदि आप हमारी कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं और हमने कहा था कि एक अच्छा पॉइंट है, इसको नोट अवश्य कर लेना है, और बताया था भी आपको बरकाना जो जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, तो बी का 1 आएगा, और बी के 1 के हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा राज्य में है, और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, अच्छे से हमको प्रिपरेशन करनी है, तभी जा कर के हम आरओ का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी अच्छी क्लासें देखने को मिलेंगी। प्रश्न नंबर 9 है, जूट उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। 4 पॉइंट हमको यहाँ पर दिए गए हैं, और बताना है कि इन चारों पॉइंटों में कौन सा आंसर है, यानी कूट के माध्यम से बताना है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो चारों पॉइंट को यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर जो है सभी पॉइंट जो है सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर है। और आप याद कीजिए, जूट से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया था, आप सोच रहे होंगे क्या दोबारा भी प्रश्न पूछा जा सकता है? तो भाई रिपीट होने को तो कुछ भी हो सकता है, दोबारा प्रश्न बन सकता है और किसी और रूप में बन सकता है, परंतु जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया प्रश्न में, विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। तो एक अच्छा पॉइंट है। तो प्रथम सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और भैया जूट की खेती जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में की जाती है। जूट जो है कच्चा माल प्रधान उद्योग होता है, और इसकी खेती करने के लिए स्वच्छ जल की जो है आवश्यकता होती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न से संबंधित जो भी उचित पॉइंट होता है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब हम लगाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाला आवेश क्या है? तो आवेश को हमको ज्ञात करना है। आवेश का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक प्रश्न जो है फिजिक्स से न्यूमेरिकल टाइप आया था, तो प्रश्न जो बन सकता है, एक अच्छा प्रश्न था ये, मैंने इसको शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है आपको टी कितना दिया गया है? 3 मिनट दिया गया है, और धारा आई जो है आपको यहाँ पर दिया गया है 0.8 एम्पियर। तो आवेश पूछा है, तो Q बराबर IT का जो है फॉर्मूला होता है। I की वैल्यू दी गई है 0.8 एम्पियर और T की वैल्यू दी गई है 3 मिनट। तो यदि हम इन दोनों की गुना करें तो ऑप्शन में तो आंसर नहीं है, तो मिनट को इसने जो है सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो आप इसकी जो है
गुना कर दीजिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, 10 आएगा नीचे और कटिंग लगाने के बाद 6, तो 8 गुना 18, 18 गुना 8 में करेंगे तो कितना आएगा 144। तो क्यू की जो वैल्यू आई है 144 कूलम आई है। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसों का घटता क्रम हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा CO2, उसके बाद में CH4 मीथेन गैस, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर N2 नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम हमको यहाँ पर बताना है। और आपने देखा होगा कि 2024 में जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया था। पेपर को बहुत बारीकी से मैंने कई कई बार उसका अध्ययन किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी मैं अध्ययन करता रहता हूँ। केवल उन्हीं टॉपिक से प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जिनसे जो प्रश्न एग्जाम में प्रत्येक वर्ष बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए चुनने वालों का राइट आंसर है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये राइट है। याद कैसे रखें इसको, तो आप जो है कुछ भी ट्रिक बना लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए जरूरी है। पहले न्याय होगा, फिर स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, बंधुत्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान संशोधन के गलत युग्म की पहचान कीजिए। 61वां संविधान संशोधन, वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। 52वां संविधान संशोधन, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह संशोधन हुआ था 1985 में। तो बी भी यहाँ पर करेक्ट है। 101वां GST हेतु अनुच्छेदों में संशोधन, तो यह भी सही है। 51वां मंत्री बनने की योग्यता, 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था क्या मंत्री बनने की योग्यता से संबंधित था? नहीं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यह संबंधित था केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे संबंधित था यह। यानी मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 14। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद के विषय जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चारों में देखिए किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो डी करेक्ट आंसर है। वामन राव बनाम भारत संघ ने कि जो 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय थे उनकी न्यायिक समीक्षा जो है की जा सकेगी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चारों में देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। मौलिक अधिकार भाग 4 दिया गया है, जो कि गलत है। ये आपके भाग 3 में है, जबकि निर्वाचन भाग 15 में है। निर्वाचन 324 अनुच्छेद 324 और पंचायतें भाग 9 में है। पंचायतें जो है भाग 9 में है, जो कि 243 क से लेकर के 243 अन तक है। संविधान संशोधन भाग 20 में है और संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 68 के तहत। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 16। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमको यहाँ पर मिलान करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना दी गई है, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, और इधर दिए गए हैं वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रुपये का उन्मूलन, अंत्योदय योजना, नाबार्ड की स्थापना। यह प्रश्न तभी लग सकता है जब आपको सेकंड सूची के सन पता हो और फर्स्ट सूची के भी सन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह हुआ था 19 जुलाई 1969 को।
रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपये का अवमूल्यन पहली बार जो है 1949 में हुआ था, दूसरी बार फिर हुआ था 1966 में हुआ था, और तीसरी बार भी हुआ था 1991 में। अंत्योदय योजना, चलो इस पॉइंट को बाद में देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको पंचवर्षीय योजना देखनी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर के 1966 तक। तो एक आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर रुपये का अवमूल्यन जो है 1949-1966 में हुआ था, तो इस हिसाब से ए का 2 आएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है वह है आपका 1969 से 1974। देखिए ऐसे तो हम पर्सन जल्दी कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर जो हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, पंचवर्षीय योजना के वर्ष हमारे याद हो जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आपको 3 ऐड करके जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उससे पहले 2 साल का गैप रहा था। उसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना यह चली थी 1974 से लेकर के 78 तक, 1 वर्ष पहले ही यह ख़त्म हो गई थी। फिर इस योजना के बाद जो है 1 साल का गैप रहा, और छठी पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से लेकर के 1985 तक। तो अब आप जो है इसका आंसर लगा सकते हो। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो बी का आपका 1 आएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में अंत्योदय योजना चली थी, तो यानी कि डी का 3 आएगा। अंत्योदय योजना यहाँ पर जो है इसको सरकार ने जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया था। इस पॉइंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज है, क्योंकि राजस्थान ने इसको जो है 1977 में पहली बार शुरू किया था अंत्योदय योजना, तो थोड़ा सा इसने घुमा करके ये पॉइंट पूछ लिया है। तो इस प्रकार हमारा 2-1-4-3, तो 2-1-4-3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर है। देखिए अच्छा प्रश्न था, इसलिए प्रत्येक फैक्ट को हमने यहाँ पर इसके जाना है। मार्च 2024 में भारत की तीनों सेनाओं का एक फायरिंग एवं त्वरित कार्रवाई सैन्य अभ्यास भारत शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, जोरहाट असम, बकलोह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पोखरण राजस्थान में किया गया है भारत शक्ति 2024 का अभ्यास, और तीनों सेनाओं द्वारा जो है इस अभ्यास को किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कथन कारण का प्रश्न है, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए इस माध्यम से हमें इसका चयन करना है, कूट के माध्यम से। अभिकथन है, लगभग समान अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार पर भारत के उत्तरी दक्षिणी लंबाई तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। कारण कहा गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य के वास्तविक दूरी कम होती जाती है। देखिए यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहे हैं या फिर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्या ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा? ऑप्शन ए आंसर आएगा या ऑप्शन बी आंसर आएगा? तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। देखिए लगभग समान अक्षांशीय, ये हमारी पृथ्वी है, और इस प्रकार जो अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं जो इस प्रकार होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है भारत के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर भारत के बारे में कहा गया है कि भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। तो आप तो जानते ही हैं कि भारत को आप देखेंगे इस प्रकार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण, यहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है, तो इसके उत्तर और दक्षिण में जाने पर दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य वास्तविक दूरी कम होती जाती है। यदि अक्षांश को देखें तो इधर भी वास्तविक दूरी कम होती जाती है, और देशांतर को देखें तो इधर भी वास्तविक दूरी जो है कम होती जाती है। तो इस प्रकार जो है कारण भी यहाँ पर सही था। तो दोनों जो है एक दूसरे से
रिलेटेड हो रहे हैं, इस प्रकार ऑप्शन है राइट आंसर है। हमने पिछली क्लास में, यदि आपने वॉच की होगी तो अच्छे से आपको समझा था अक्षांश के बारे में भी। तो प्रत्येक क्लास को भाई लगा करो, नहीं पिछली क्लास देखिए उसको लगा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। काफ़ी विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को लाइक किया है, उनका धन्यवाद भाई। इसी तरह से लाइक किया करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करो ताकि और भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिले। प्रश्न नंबर 19 मई 2024 को भारत के सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल स्पर्धा में चीन के चेन बोंगयांग और लियू यी की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? इस खेल की पुरुष युगल स्पर्धा में, तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मिलान संबंधी प्रश्न है, मिलान संबंधी प्रश्न है। इस प्रश्न का हमको आंसर यहाँ पर देना है। तो जो पॉइंट हमको पता है पहले उसको देखेंगे। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, तो बी का 3 आएगा। और बी का 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, अन्य किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ए तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। दिलवाड़ा जैन मंदिर सी का 1 है। उसके बाद में बद्रीनाथ मंदिर जो कि विष्णु मंदिर है, तो डी का 4 आएगा। बैजनाथ धाम यह शिव मंदिर है, ए का 2 आएगा। तो ए ही करेक्ट आंसर है। तो बैजनाथ मंदिर याद रखना है, यह एक शिव मंदिर है। प्रश्न नंबर 21, यह भी मिलान संबंधी प्रश्न है। तो मिलान करना है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में, तो ए का 3 आएगा। विटामिन सी नींबू में, तो बी का 2 आएगा। विटामिन डी कोड़ मछली का तेल, तो 4 आएगा। और विटामिन ई धान का चोकर, तो डी का 1 आएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन है राइट आंसर है। विटामिन से संबंधित जो है परीक्षा में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर कवर करना है आपको, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त को सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना, ये बेहतरीन पॉइंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1849 ईस्वी में। तो देख लीजिए क्या आंसर बनेगा इसका। सबसे पहले 3 वाला पॉइंट आएगा, फिर 4th वाला पॉइंट आएगा, फिर आपका आएगा 2 वाला पॉइंट और फिर आएगा 1 वाला पॉइंट। तो डी करेक्ट आंसर हो चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है। परमहंस मंडली की स्थापना अभी बताया, इसकी स्थापना हुई थी 1849 में। यह एक उचित पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। और किसने की थी यह भी जान लेना है। दादोबा ये की थी इसकी स्थापना, दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता, नोट कर लीजिए। और इनके अन्य साथियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी। क्योंकि ऊपर के तीनों पॉइंट हम जानते हैं किसने किसकी स्थापना की थी। तो एक अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम घटता क्रम है। तो घटता क्रम हमको यहाँ पर बताना है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। तो बी और सी में तो आंसर है, तो डी को और ए को यहाँ से हटा दीजिए। तो विक्टोरिया के बाद है तंगानिका झील। तो तंगानिका झील बी और सी दोनों में है। तो अब आप आंसर जो चूज कर लीजिए 50-50 करके। तो सी चुनने वाले का करेक्ट आंसर हो चुका है। विक्टोरिया के बाद तंगानिका आएगा, फिर न्यासा आएगा, फिर चाड आएगा। अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार यह घटता क्रम है। और अफ्रीका की ये 3 बड़ी झीलें हैं। तो 3 बड़ी झीलें हैं, विक्टोरिया झील, तंगानिका झील, न्यासा झील। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अफ्रीका से जो है
प्रश्न पिछली बार भी बना था और उससे पिछली बार भी प्रश्न बना था, तो इससे जो है प्रश्न बन रहे हैं। इस टॉपिक को भी अध्ययन कर लीजिएगा। मिलान संबंधी प्रश्न है। मिलान से हमारे कई प्रश्न हो जाते हैं और आपने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा। एक प्रश्न के बाद दोबारा फिर मिलान वाला प्रश्न आ रहा है, या 2 के बाद तीसरा प्रश्न मिलान का ही था। तो उसी पैटर्न को भाई फॉलो कर रहे हैं। जिंक फास्फाइड चूहा मार दवा है। चूहे के मारने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का। ए का 2 आएगा। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, डी का 3 आएगा, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ए का 2 और डी का 3 देख लीजिए, ऑप्शन डी में है। थोड़ा मिट रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी में है। ये पॉइंट हम सभी जानते भी हैं। लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है रबड़ उद्योग में, और लेड डाइऑक्साइड दिया सलाई उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यही पॉइंट अच्छा है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, लेड डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह देश की द्वितीय विशालतम मिट्टी वर्ग है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी स्वभाव में अक्षारीय प्रकृति की होती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो डी तो कन्फर्म है कि सही पॉइंट है ये। इसका लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण ही होता है। तो सही नहीं है ऑप्शन सी यहाँ पर। यह मिट्टी स्वभाव में अक्षारीय नहीं होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। याद रखना, एक अच्छा प्रश्न है। और इसका सबसे अधिक विस्तार जो है तमिलनाडु राज्य में है, और यह देश की द्वितीयतम विशाल मिट्टी है। तो प्रथम भी आपको पता रहना चाहिए। फिर जब दूसरी पूछ ली गई है तो प्रथम भी तो पूछी जा सकती है। तो प्रथम मिट्टी आपकी होती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और तमिलनाडु राज्य में आपको लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी भी। और लेटराइट मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकार की ही होती है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी में हमने आपको बताया था भी, चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और लेटराइट मिट्टी भी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। एक अच्छा पॉइंट था। अच्छे से भाई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, तभी जा करके आरओ एग्ज़ाम निकल पाएगा। प्रश्न नंबर 26, अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरदार पर्वत है, किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो अफ्रीका के संदर्भ में दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। जीके जीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो नए विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट का आपको यूज करना है। जिस दिन क्लास ना हो तो प्लेलिस्ट जो है क्लासों को जरूर देखा करो। हमने जो भी क्लासें उपलब्ध कराई हैं वो आपकी टेस्ट सीरीज से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको लिया है, और आपका घटना चक्र से लिया है, और अन्य प्रैक्टिस सेट से हम क्वेश्चनों को जो है उठा करके ध्यानपूर्वक सिलेबस को देख करके आपको प्रश्नों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्रत्येक क्लास को आप वहाँ से लगा सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि यह लगातार पत्थर पर प्रभावित की जाए तो वह क्षत विक्षत हो जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। फर्स्ट वाला जो है सही नहीं था, क्योंकि वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सी गैस होती है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो आप जानते भी होंगे। और वैसे वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी शामिल होती है। ये कथन कारण का प्रश्न है। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। अशोक ने पशु पक्षी के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठानों पर रोक लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आय में कमी आई थी। देख लीजिए दोनों पॉइंट कैसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी राइट होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है।
अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। अशोक ने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठानों पर रोक लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आय में जो है कमी देखने को मिली। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख मेले और जिला दिया गया है। दादरी पशु मेला बलिया, गोविंद शाही मेला अम्बेडकर नगर, सोरो मेला बरेली दिया गया है, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ दिया गया है। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, सोरो मेला बरेली में नहीं लगता है। ये आप सब जानते हो कहाँ पर लगता है, कासगंज में लगता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत 2026 में ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया। यह उपग्रह किस देश का है? तो किस देश का यह उपग्रह है ये हमको बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया देश का यह उपग्रह है। प्रश्न नंबर 31 है, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। भारत के राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाव के विस्फोट से, केंद्र की एनडीए सरकार के गठन से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पोखरण नाव के विस्फोट से संबंधित है इस पुस्तक की कहानी। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हेन पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि इंडेक्स से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो राइट आंसर आपको चुनना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा स्थान है? 82वां है। और जनवरी में आपने देखा होगा कि 80वें स्थान पर था भारत, तो यहाँ पर डी राइट है। और इसमें शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? सिंगापुर को। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मानकीकरण चिन्हों मार्क में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक मार्क खाद्य उत्पाद दिया गया है, इको मार्क घरेलू उपभोक्ता उत्पाद दिया गया है, होल मार्क मूल्यवान वस्तुएं, वूलर मार्क सूती एवं रेशमी वस्त्र। अच्छा प्रश्न है ये भी, जो मार्क से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बना था, तो जो यहाँ पर आए हैं इनको याद कर लेना है आपको। तो सही नहीं है ऑप्शन बी, इको मार्क जो है घरेलू उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित नहीं है। इको मार्क जो है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकों से संबंधित यह मार्क होता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट था। जो उचित पॉइंट लगे हम कह रहे हैं उसको क्लास में आपको नोट कर लेना है। देखिए ये प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया था जूट से संबंधित, वैसे तो आप जानते हो, बस दिखाने के लिए ले लिया मैंने प्रश्न। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। देखिए 2022 के अनुसार 21-22 डेटा के अनुसार भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और कारण में दिया गया था, भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है? नहीं, इसका जो है पीली क्रांति के कारण नहीं बढ़ा है। जूट जो है एक फाइबर फसल है, तो इसका जो है उत्पादन बढ़ा था गोल्डन फाइबर क्रांति से। तो कारण यहाँ पर गलत था, केवल कथन सही था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट था, ए सत्य था किंतु आर जो असत्य था। इस प्रकार जो प्रश्न बने थे, ये तो हमने वैसे दिखाने के लिए आपको ले लिया है कि प्रश्न जो है किस टॉपिक से बन रहे हैं। बीच बीच में हम आपको बता भी रहे हैं कि किस टॉपिक से जो है कितने प्रश्न जो है बन रहे हैं। उन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से भाई स्टडी करना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।